हेलो फ्रेंड्स, पीजे टेक्निकल क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जेवीएनएल टेक्निकल हेल्पर का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो पेपर आपके 24/8/2018 को लगा था। ये आपका पेपर 24/8/2018 को लगा था और जो इसके अंदर क्वेश्चन दे रखे थे वो आपके पूरे 150 क्वेश्चन थे। पूरे इसके अंदर 150 क्वेश्चन दे रखे थे और 150 क्वेश्चन में आपके 100 क्वेश्चन तो आपके इलेक्ट्रिकल के थे और जो 50 क्वेश्चन दे रखे थे वो आपके कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग के दे रखे थे। और जो इसके अंदर टाइम ड्यूरेशन दे रखा था, जो आपका टाइम था वो आपका 120 मिनट दे रखा था। और जो ये पेपर जो आपका शुरू हुआ था वो आपके 12 बजे शुरू हुआ था। तो हम इस पेपर को आज इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको दोस्तों आपको एक चीज़ पे ध्यान देना है। आपको पेपर सॉल्व करने से पहले जो पेपर की जो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है उसको अच्छे से समझना होता है और क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से उसका आंसर पर टिक लगाना होता है। तो फ्रेंड्स, आप मेरी बात को समझ गए होंगे और क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाती है। तो वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम वीडियो को हमने जो पेपर है उसको 2 पार्टों में डिवाइड किया है। तो हम इस वीडियो के अंदर 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें दे रखा है, इसमें पूछा गया है कि यदि किसी धातु के तार के क्षेत्र की दी गई लंबाई दोगुनी हो जाती है तो इसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। तो दोस्तों आपको पता है, लैंग्वेज समझो। कोई धातु का तार के क्षेत्र की, यानी कि जो उसका क्षेत्र है, क्षेत्र तो आपको पता है धातु का क्षेत्र यही होगा। तो जो क्षेत्र है उसकी जो लंबाई है, लंबाई यहाँ से उसकी क्या कर रहे हैं अपन, दोगुनी कर रहे हैं। यानी कि कितनी गुनी कर रहे हैं, दोगुनी कर रहे हैं। तो दोगुनी कर रहे हैं तो उसका दोगुनी करने पर जो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप दोस्तों आपको पता है जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध आपके क्या होता है, लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों अपन क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि जो क्षेत्रफल की लंबाई को दोगुना कर रहे हैं, तो क्षेत्रफल की लंबाई को दोगुना करेंगे तो आपका जो प्रतिरोध का मान होगा वो कितना हो जाएगा, हाफ। यानी कि व्युत्क्रमानुपाती, तो ये तो क्या हो जाएगा, वो एंटी प्रोपोर्शनल, यानी क्या हो जाएगा, वो हाफ हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन, आधा हो जाएगा। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन का दे रखा है कि एक चालक में पैदा हुई ऊष्मा किसके वर्ग के समानुपाती होती है। तो दोस्तों आपको पता है ऊष्मा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I² RT। तो दोस्तों जो आई होती है वो आई का स्क्वायर, यानी कि करंट का स्क्वायर, आर का मतलब प्रतिरोध होता है और टी का मतलब समय होता है। तो इसमें किसका स्क्वायर होता है, किसका वर्ग होता है, वो करंट का। तो करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन है, करंट। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि फ्लोरोसेंट लैंप के दोनों सिरों के काला पड़ने का संभावित कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों आपको जो पता है कि जो फ्लोरोसेंट लैंप होता है उसको जो काला पड़ने का, जो आपको पता है फ्लोरोसेंट लैंप के दोनों तरफ काला पड़ जाता है, उसका जो संभावित कारण बहुत से होते हैं। जैसे कि सबसे पहला कारण होता है वो फ्लोरोसेंट लैंप बार बार को शुरू करते हैं बंद करते हैं, तो पहला कारण ये होता है। दूसरा होता है जो वोल्टेज होती है वो कम या अधिक होती है। तीसरी होती है जो उसका चौक या बेलास्ट होता है, उसका जो मान होता है वो अनुचित नहीं होता है, उसके लायक नहीं होता है। और चौथा होता है जो जो स्टार्टर के द्वारा बहुत अधिक कम या ज़्यादा समय लेना होता है। तो जो सारी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है जो, तो ऑप्शन नंबर आपका ई बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि इन सब में होता है। ई ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ई इन सब में। उसके बाद में फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जब सोडियम वेपर लैंप चालू किया जाता है तो प्रारंभ में रंग कौन सा होता है। तो दोस्तों जब आपका सोडियम वेपर लैंप स्टार्ट किया जाता है तो जो उसका रंग होता है वो पीला होता है। क्या होता है, पीला, यानी कि करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन, पीला। उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि एसी सर्किट में शुद्ध प्रेरक द्वारा बिजली की गई कितनी खपत होती है। तो जो आपको पता है शुद्ध इंडक्टिव परिपथ के अंदर जो बिजली की खपत होती है वो जीरो होती है। कितनी होती है, जीरो। तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन, 0 वाट। उसके बाद में जो आपसे पूछा गया है कि 6 नंबर क्वेश्चन में 3 फेज प्रणाली में 3 आपूर्ति लाइनों के लिए निम्नलिखित में से कौन से अक्षर प्रयुक्त किए जाते हैं। तो दोस्तों आपको जो पता है अपन 3 फेज प्रणाली में आपूर्ति लाइन के दर्शाने के लिए अपन लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 को दर्शाते हैं। जो करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन है। उसके बाद में आपसे 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि वाट मीटर में निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रयुक्त किया जाता है। तो वाट मीटर जो होता है उसमें जो अपन प्रभाव प्रयुक्त करते हैं वो आपका विद्युत गतिकीय प्रभाव होता है। क्या होता है, गतिकीय प्रभाव का यूज में लेते हैं। तो जो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन है। उसके बाद में अपना 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा था। 8 नंबर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो अपन सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर उसके बाद में अपना ऑप्शन पे चलते हैं। तो इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक विद्युत प्रकाश को इंगित करता है। तो आपको जो को प्रतीक दिखा रखा है तो इसमें से कौन सा दिखाता है। तो इसमें अपन ऑप्शन को देखते हैं, उसके बाद में अपन आंसर करेंगे। तो ऑप्शन है ऑसिलेटरी
लैंप या ट्रांसफॉर्मर वाला लैंप या नियॉन लैंप या चमकदार संकेतक या लाइटनिंग प्रोजेक्टर। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन है, ट्रांसफार्मर वाला लैंप। क्या होता है? ट्रांसफार्मर वाला लैंप। जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी ऑप्शन है, ट्रांसफार्मर वाला लैंप, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ट्रांसफार्मर वाला लैंप। उसके बाद में अपन 9th नंबर क्वेश्चन में चलते हैं और क्वेश्चन की लैंग्वेज को बिल्कुल अच्छे से समझते हैं। उसके बाद में अपन क्वेश्चन को करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आपसे पूछा गया कि अपने साथ जुड़े बदलते हुए फ्लक्स के कारण प्रेरित ईएमएफ पैदा करने वाले कॉइल का गुणधर्म इनमें से क्या है? तो जो कुंडली है, यानी कुंडली में जो पैदा करने वाला जो गुणधर्म होता है वो क्या होता है? प्रेरकत्व है। क्या होता है? प्रेरकत्व। तो तो इसमें प्रेरकत्व का जो प्रतीक होता है वो आपका एल होता है, और जो उसका सूत्र होता है वो एल बराबर N φ/I होता है। क्या होता है? N φ/I। जो करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन है, यानी कि प्रेरकत्व है। उसके बाद में अपन 10th नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रेरकत्व के लिए माप की कुल इकाई क्या है? तो प्रेरकत्व जो होता है उसकी जो माप की कुल इकाई होती है वो हेनरी होती है। क्या होती है? हेनरी। जो करेक्ट आंसर आपको जो माना गया है वो ए ऑप्शन हेनरी है, बिल्कुल करेक्ट है। और मैंने इसका फॉर्मूला आपको ऊपर बता ही दिया है। उसके बाद में अपन 11th नंबर क्वेश्चन में चलते हैं और उसका क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 11th नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अन्योन्य प्रेरण किसका बुनियादी परिचालन सिद्धांत है? जो अन्योन्य प्रेरण होता है वो सभी का ही परिचालन सिद्धांत है, यानी कि जैसे कि ट्रांसफार्मर का, मोटर का और जनरेटर का परिचालन सिद्धांत है। बस रेक्टिफायर का जो नहीं है, रेक्टिफायर जो अलग होता है, वो रेक्टिफायर जो इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, तो उसमें अपने जो ओम्स लॉ ये सब कार्य नहीं करते, तो उसके अंदर अपना जो करेक्ट आंसर आपका ई ऑप्शन है। तो करेक्ट आंसर आपका ई ऑप्शन है, ट्रांसफार्मर, मोटर्स और जनरेटर्स। उसके बाद में अपन 12th नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो 12th नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इलेक्ट्रॉनिक और टेस्ट सर्किट डिजाइनों के अस्थायी प्रोटोटाइप के लिए निम्न में से कौन सा सोल्डर लेस डिवाइस है? तो इसमें जो आपका सोल्डर लेस डिवाइस जो होता है वो ब्रेड बोर्ड होता है। कौन सा? ब्रेड बोर्ड, या इसको टेम्परेरी बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ब्रेड बोर्ड होता है जो उसका अपन टेम्परेरी कनेक्शन करने के लिए यूज़ में लेते हैं, और इसके अंदर ना तो कोई अपन सोल्डरिंग का यूज़ में लेते हैं, ना किसी चीज़ का यूज़ में लेते हैं। इसमें ना तो अपन को कोई कनेक्शन करने पड़ते हैं, ना कुछ। इसमें ओनली फॉर अपने इसमें खूब सारे छिद्र होते हैं, और जो छिद्र होते हैं उसके अंदर अपन अपने जो उसमें जो कनेक्शन के हिसाब से अपन कनेक्शन कर देते हैं, बस सिंपल सा होता है। जो करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन, यानी कि ब्रेड बोर्ड या टेम्परेरी बोर्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो अपन सबसे पहले उसका क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसका आंसर करेंगे। तो आंसर करना है तो बिल्कुल सिंपल ही है। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, यह प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक को इंगित करता है? तो जो प्रतीक दे रखा है, जो चिन्ह दे रखा है, तो वो किसको दिखाता है? जो सिंबल है वो किसको दिखाता है? तो जो उसमें ऑप्शन पढ़ते हैं अपन, तो ऑप्शन की तो कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर आपका प्रीसेट प्रतिरोधक को दर्शाता है। जो करेक्ट आंसर आपका प्रीसेट प्रतिरोधक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में तो इसमें जो ऑप्शन है बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में अपन 40 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। जो 40 नंबर क्वेश्चन में इसमें जो दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एम्पलीफायर के विपरीत है? जो एम्पलीफायर के विपरीत कार्य करता है वो आपके सिर्फ एक ही होता है, एट्यूनेटर। एट्यूनेटर होता है जो एम्पलीफायर के विपरीत कार्य करता है। एट्यूनेटर जो होता है वो आयाम का जो आयाम होता है उसको छोटा करने का कार्य करता है, लेकिन जो एम्पलीफायर होता है जो उसको बढ़ाने का जो से आयाम होता है, जो एम्पलीट्यूड होता है उसको बढ़ाने का कार्य करता है एम्पलीफायर, जो छोटा करने का कार्य करता है उसको क्या कहते हैं अपन? एट्यूनेटर। जो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन। उसके बाद में अपना 50 नंबर क्वेश्चन जो कहता है, परमाणु संख्या 14 वाले तत्व सिलिकॉन के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो कितनी होती है वो आपको पता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है उसके अंदर जो 4 होती है। जो अर्धचालक युक्ति है, सिलिकॉन एक अर्धचालक युक्ति है, जो इसके अंदर जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो 4 होती है। और बस करेक्ट आंसर आपका जो बी ऑप्शन है। उसके बाद में अपन 60 नंबर क्वेश्चन में पढ़ते हैं। इसमें पढ़ते हैं केवीएल के सिद्धांत पर काम करता है। जो केवीएल है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और इसे अपन किरचॉफ का द्वितीय नियम के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो ये कार्य करता है वो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। जो जो केवीएल का नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है, लेकिन जो केसीएल का नियम होता है वो आवेश संरक्षण सिद्धांत पर है। जो केसीएल होता है, यानी कि केसीएल होता है वो आवेश संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है, और जो केवीएल होता है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो करेक्ट आंसर है जो आपका बी ऑप्शन है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद में अपन 17 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आरएमएस मान निम्नलिखित में से किसके आधार पर परिभाषित किया जाता है? जो आरएमएस मान होता है
वो आपके तापन का जो प्रभाव होता है उसके ऊपर ही प्रभावीमान होता है, या तापन का जो प्रभाव होता है उसके ऊपर भी अपन उसको परिभाषित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में अपन 18 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व गतिशील तत्व कहलाता है। तो जो गतिशील तत्व होता है वो आपके जो ऑप्शन नंबर जो एल और सी होते हैं, यानी कि इंडक्टर होता है और कैपेसिटेंस होता है यानी कैपेसिटर होता है, जो ये एक गतिशील तत्व कहलाते हैं। तो जो करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन है, गतिशील तत्व। उसके बाद में आपसे 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रतिरोधक ऊर्जा को किस रूप में विलुप्त करता है। तो जो प्रतिरोधक होता है वो आपके जो विद्युत किस रूप में खपत करता है, यानी कि इसको ऑब्जर्व करता है, खपत करता है। जो वो करता है वो ऊष्मा के रूप में खपत करता है। किसके रूप में? ऊष्मा के रूप में, यानी कि हीट के रूप में। और मैंने ऊपर आपको हीट का फॉर्मूला भी बता दिया। जो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन है। उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि सक्रिय फिल्टर निम्न में से कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है। तो सक्रिय फिल्टर निम्न में से कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है। जो आपको पता है सक्रिय फिल्टर में जो इनमें से कोई सा फिल्टर है जो अनुपस्थित होता है, आपको पता है सक्रिय फिल्टर में से कोई सा भी नहीं है। जो कैपेसिटर होता है या एम्पीएवा होता है या प्रतिरोधक होता है या ए बी वे दोनों, ये सब है सक्रिय फिल्टर में से। इनमें से कोई सा भी नहीं है। सक्रिय फिल्टर जो होते हैं एक्टिव कंपोनेंट जो होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, जैसे कि आपका डायोड हो गया, रेक्टिफायर हो गया, मॉसफेट वगैरह वगैरह जो चीज़ें होती है, जो ये सक्रिय फिल्टर होती है। जो पैसिव डिवाइस होती है, असक्रिय डिवाइस होती है, वो आपके कैपेसिटर, इंडक्टर और प्रतिरोधक होते हैं। तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर कोई सा भी गलत है सारे के सारे। जो ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में आज की वीडियो का अपना 21 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि विद्युत आवेश का प्रवाह की दर क्या है। तो विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, यानी कि विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का जो प्रतीक होता है वो आई होता है और जो मात्रक होता है वह एम्पियर होता है। तो ये आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें है तो आपको पता है। तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में अपन 22 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि चार संयोजी इलेक्ट्रॉनों से कम परमाणु क्या कहलाते हैं। जो चार संयोजी इलेक्ट्रॉनों से जो कम होते हैं परमाणु कहलाते हैं वो आपके चालक कहलाते हैं। और तो ये चालक कहलाते हैं। जो करेक्ट आंसर आपका चालक है। उसके बाद में आपसे 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक विद्युत क्षेत्र किसका विक्षेपण कर सकता है। जो विद्युत क्षेत्र है वो आपके अल्फा कण होता है, उसका विक्षेपण कर सकता है। किसका? अल्फा कण का। जो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अल्फा कण। उसके बाद में अपना 24 नंबर क्वेश्चन है। उसमें पूछा गया है कि निम्न पदार्थों में से किसकी उच्चतम विद्युत जो चालकता थी। जो आपको ऑप्शन में से किसकी जो चालकता सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि चालकता किसकी ज़्यादा होती है। तो आपको पता है जो ऑप्शन के साथ जो चांदी होता है उसकी चालकता सबसे ज़्यादा होती है। जो करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन है, चांदी। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है कि अगर किसी प्रतिरोधक का 3 रंग वाला बैंड पीला, बैंगनी और काला है तो प्रतिरोधक का मान क्या है। जो प्रतिरोधक का मान है बिल्कुल सॉल्व करना है। जो प्रतिरोधक का जो मान होगा वो 47 ओम होगा। जो करेक्ट आंसर आपका ई ऑप्शन 47 ओम। उसके बाद में अपन से 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 200 वाट और 200 वोल्ट लैम्प का प्रतिरोध क्या होगा। तो 200 वाट और 200 लैम्प का प्रतिरोध जो होगा वो 200 ही ओम होगा। कितना होगा? 200 ही ओम। जो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और जो इसका करेक्ट आंसर वैसे तो मैं आपको बताता हूँ 200 ओम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में आपसे 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि यदि कोई कैपेसिटर 20 वोल्ट पर 0.3 कूलम का चार्ज करता है, वहन करता है, तो उसकी धारिता डैश माइक्रोफैरड हो सकती है। तो दोस्तों जो उसका करेक्ट आंसर है वो 0.015 माइक्रोफैरड है। तो करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन है। उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। वैसे तो हमने आपको आंसर बता ही दिया है। उसके बाद में आपसे 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि यदि एक संधारित्र को 484 न्यूटन के रूप में चिन्हित किया गया है तो इसका मूल्य आपको पता है किसका किसका मूल्य होगा। वो आपके मूल्य जो होगा 48, जो इसका मूल्य होगा वो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। जो इसका उसके बाद में अपन जो इसका मूल्य है वो 4,80,000 माइक फीको फैरड होगा। जो क्या होगा? फीको फैरड होगा। तो उसके बाद में आपको ऑप्शन नंबर 29 में पूछा गया है कि आईएसआई कोड के अनुसार दिए गए रंग के तारों में से किसका उपयोग अर्थ कनेक्शन के लिए एक सुझाव दिया जाता है। तो अर्थ कनेक्शन के लिए अपन हरे रंग का सुझाव देते हैं। कौन से वायर का? हरे रंग का वायर का। तो जो करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन है, हरे रंग का वायर। उसके बाद में आपसे 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि
किसी जर्मेनियम डायोड के लिए नी वोल्टेज या नी वोल्टेज को अपन कट इन वोल्टेज भी कहते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो जो जर्मेनियम के लिए जो कट इन वोल्टेज होती है वो 0.3 वोल्ट होती है, जो सिलिकॉन के लिए होती है वो 0.7 वोल्ट होती है। जो करेक्ट आंसर जो माना गया है आपके लिए जर्मेनियम के लिए पूछे गया तो 0.3 वोल्ट पे आपको टिक करना है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में उसके पूछा गया है कि एक सर्किट की दशा में किसी सर्किट में कितना करंट प्रवाहित होता है। तो जो इसमें पूछा गया है कि शॉर्ट सर्किट की दिशा में किसी सर्किट में कितना करंट प्रवाहित है। जो शॉर्ट सर्किट होता है उसमें जो करंट का मान होता है वो अनंत हो जाता है, यानी कि अपरिमित हो जाता है। जो करेक्ट आंसर हमारा आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि अपरिमित। और जो शॉर्ट सर्किट के अंदर जो प्रतिरोध का मान होता है वो आपका शून्य होता है। उसके बाद में अपन 32 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो इसमें पूछा गया कि अगर किसी ओममीटर किसी कंडक्टर में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ा गया हो तो सूचक शून्य ओम दर्शाता है हो, तब इंडक्टर डैश है। तो इसमें जो पता है पूरी तरह से जो शॉर्ट होता है वो इसमें ही वो शून्य दर्शाता है। जो करेक्ट आंसर है आपका बी ऑप्शन है। मैंने आपको बता ही दिया शॉर्ट सर्किट के अंदर जो प्रतिरोध का मान होता है वो शून्य होता है। जो आपको पूरी तरह से शॉर्ट सर्किट है जो उसके अंदर प्रतिरोध का मान शून्य है और जो करंट का मान होगा वो अनंत होगा, यानी इन्फिनिटी हो सकता है होता है। उसके बाद में 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का क्या फंक्शन है। तो ट्रांसफार्मर जो ब्रीदर का जो फंक्शन होता है वो जो आपके जो वातावरण में जो नमी होती है उसको सोखने का कार्य करता है। तो जो ऑप्शन के हिसाब से जो मेल करता है क्वेश्चन वो आपके सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में अपन 34 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो 34 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किसी ट्रांसफार्मर पर पूर्ण लोड कॉपर शक्ति 600 वाट है, तो इससे आधे लोड पर कॉपर शक्ति के डैश होगी। तो जो इसमें आधे लोड पर जो कॉपर शक्ति होगी वो आपको पता है कॉपर शक्ति निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आई स्क्वायर आर होता है। तो जो इसमें बस कुछ नहीं करना है। तो इसका मतलब 600 वाट है जो कॉपर शक्ति तो उसमें आधी हो जाएगी, तो वो कितनी हो जाएगी 150 वाट 1/4 हो जाएगी। तो 600 को 1/4 करेंगे वो आपके 150 वाट होगा। तो करेक्ट आंसर आपका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में इसमें पूछा गया कि निम्न में से किसमें एक ब्रिटानिया टी जॉइंट का अपेक्षित हो। तो आपको जो ओवरहेड लाइन होती है यानी कि शिरोपुरी लाइन होती है उसके अंदर अपन ब्रिटानिया टी जॉइंट का यूज में लेते हैं। तो करेक्ट जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन है। उसके बाद में आपसे पूछा गया कि निम्न में से क्या एक स्केलर मात्रक है। जो निम्न में से जो स्केलर मात्रक है वो आपका विद्युत विभव है। क्या था विद्युत विभव, जो इसका मात्रक होता है वो आपका वोल्ट होता है। क्या होता है वोल्ट, इसका जो प्रतीक भी होता है वो वोल्ट होता है, मात्रक भी वोल्ट होता है। उसके बाद में जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है विद्युत विभव। उसके बाद में आपसे 37 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से किसे घटाने के लिए किसी ट्रांसफार्मर के कोर को लैमिनेट किया जाता है। तो जो ट्रांसफार्मर कोर को लैमिनेट करते हैं वो कॉपर एडी धारा शक्ति को कम करने के लिए किया जाता है। किसको कम करने के लिए, एडी धारा शक्ति या चक्रवर्ती धारा शक्ति को कम करने के लिए इसका यूज में लिया जाता है, यानी कि भंवर धारा शक्ति भी इसका अन्य नाम कह सकते हैं। और जो जो पत्तियों के अंदर जो अपन सिलिकॉन को मिलाते हैं वो अपन हिस्टेरेसिस शक्ति को कम करने के लिए मिलाते हैं। किसको कम करने के लिए, हिस्टेरेसिस शक्ति को कम करने के लिए मिलाते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से जो अपना करेक्ट आंसर है आपका ए ऑप्शन है, यानी कि एट धारा सती लेमिनेट करने के लिए किसको करते हैं, एट धारा सती को कम करने के लिए लेमिनेट करते हैं। उसके बाद में आपसे 38 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ट्रांसफार्मरों में पर नो लोड परीक्षण क्या निश्चित करने के लिए किया जाता है। जो ट्रांसफार्मर जो नो लोड परीक्षण करते हैं वो अपन जो आयरन जैसे कि जो आयरन लॉस सती होती है, आयरन सती या मैग्नेटाइजिंग होती है सती होती है उसको ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो ए और बी जो ऑप्शन है बिल्कुल सेम ही है। तो लॉ सती को ज्ञात करने के लिए करते हैं या आयरन सती कुछ भी कह सकते हैं इसको। तो करेक्ट आंसर जो आपका सी ऑप्शन है, ए व बी दोनों। उसके बाद में 39 का नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि ट्रांसफार्मर के तेल के डाइलेक्ट्रिक शक्ति से डैश की आशा की जाती है। तो डाइलेक्ट्रिक शक्ति जो होती है वो अपने जो 33 केवी होती है, कितनी होती है 33 केवी। जो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन है 33 केवी। उसके बाद में आपसे 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 220 वोल्ट एसी से 24 वोल्ट एसी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के घरों का अनुपात अवश्य ही होगा। जो उसमें अनुपात रेशियो पूछा है, जो रेशियो होगा 1:0.109 होता है। जो ऑप्शन के हिसाब से जो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैंने उसको सॉल्व कर लिया, वैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको पता है। उसके बाद में आपसे 41 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि एक ट्रांजिस्टर में डिप्लेशन परतों की संख्या जो होती है, जो आवश्यक परतों की संख्या होती है एक ट्रांजिस्टर के अंदर, वो आपके 2 होती है। कितनी होती है 2। जो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन है।
उसके बाद में आपसे जो पूछा गया है कि 42 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी 3 फेज 6 पोल प्रसार हर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की गति पर घूमेगा। तो दोस्तों इसमें आपसे जो पूछा गया है कि तो इसकी जो करेक्ट जो आंसर है वो आपका 1000 आरपीएम होता है। कितना होता है? 1000 आरपीएम। वैसे मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसका फॉर्मूला होता है एन एस बराबर, या कुछ भी लिख सकते हो, तो एफ बराबर एफ इंटू 120 डिवाइड बाई पी होता है। तो इससे आप निकाल सकते हो। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। वैसे तो जो करेक्ट आंसर है आपका 1000 आरपीएम है। उसके बाद में आपसे पूछा गया कि किसी स्क्विरल केज मोटर की गति को किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। तो जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की गति होती है उसको अपन किसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो जो अपन उसको परिवर्तित कर सकते हैं वह स्टेटर पोलों की संख्या को परिवर्तित करके कर सकते हैं। जो स्टेटर में जो पोलों की संख्या होती है उसको परिवर्तन करके उसकी गति को कंट्रोल कर सकते हैं। जो करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन है। उसके बाद में से 44 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि किसी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर करंट की आवृत्ति डैश पर निर्भर करती है। जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में जो रोटर करंट की जो आवृत्ति होती है वो आपके स्लिप की मात्रा पर निर्भर करती है। किस पर करती है? स्लिप की मात्रा पर। जो करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन है। उसके बाद में आपसे पूछा गया कि एक विभक्त वलय प्रेरण मोटर में कितने विभक्त वलय होते हैं। जो स्लिप रिंग प्रेरण मोटर होती है उसमें जो कितने स्लिप्स का यूज में लेते हैं, यानी कि उसमें जो स्लिप रिंग की संख्या होती है वो कितनी होती है, वो आपको पता है 3 ही होती है। तो करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन 3। उसके बाद में आपसे 46 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि एक एसी सर्वो मोटर मूल रूप से क्या है। तो एसी सर्वो जो मोटर होती है वो आपकी 2 फेज मोटर होती है। तो 2 फेज में जो सर्वो मोटर को अपन स्टेपर मोटर या कदम मोटर के नाम से भी इसको जाना जाता है। जो इसका जो करेक्ट आंसर आपका 2 फेज मोटर प्लेन मोटर है। जो आंसर है वो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद में 47 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि चुंबकीय स्टार्टर ध्रुवों की संख्या किससे संदर्भित करती है। जो चुंबकीय स्टार्टर ध्रुवों की संख्या जो होती है वो नियंत्रण संपर्कों की संख्या से संदर्भित करती है। किससे? नियंत्रण संपर्कों की संख्या से। जो करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन है। उसके बाद में 48 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोगों के लिए डीसी आवश्यक है। जो आपको पता है इसमें जो डीसी की जो आवश्यकता होती है वो विद्युत कर्षण मोटर में होती है। किसमें? विद्युत कर्षण मोटर में। जो विद्युत कर्षण मोटर में जो मोटर यूज लेती है वो डीसी सीरीज मोटर का यूज में लेते हैं। कौन सी मोटर का? डीसी सीरीज मोटर का। जो करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन है। उसके बाद में 49 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि मैट्रिक सिस्टम में सुपर इनेबल तांबे के तार का आकार किस में दिया जाता है। जो मैट्रिक सिस्टम में जो सुपर इनेबल तांबे के तार का जो आकार होता है वो आपका SWG या व्यास mm में इसको व्यक्त किया जाता है। किसमें? व्यास mm में। जो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन है। आज की वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसमें पूछा गया है कि यदि ध्रुवों की संख्या 4 है और स्लॉट की संख्या 24 है तो ध्रुव विड्थ क्या होगी। तो इसमें जो कुछ नहीं करना है, आपको डिवाइड देना है 24 डिवाइड बाय 6, यानी कि इसमें जो स्लॉट की संख्या बटे पोल की संख्या का डिवाइड देना है। तो जो मतलब पोल पीछे का आंसर आ जाएगा तो वो आपका आएगा 6। तो करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक एंड शेयर कर देना। तो ये हमारी वीडियो के आज के 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। तो आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको 50 क्वेश्चन और मिल जाएंगे। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।